हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जो आपको 68वीं बीपीएससी का पीटी, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों के लिए और रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का ये सीरीज चलने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये टेस्ट नंबर 54 है और इसके पहले का जो सेट है वो भी आप अगर देखना चाहें तो केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सारा टेस्ट सीरीज को, सारा का डिस्कशन देख सकते हैं, सारा का रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए किसी भी सेट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें केसरिया कमीशन क्लास को यूट्यूब चैनल को लगातार आप देखते हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि केवल व्यू बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है एग्जाम देने के दौरान, उस चीज को हम बेहतर से बेहतर बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, आपको उस लेवल का क्वेश्चन आपके पास पहुंचा सके जो जिस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब इसी में देख लीजिए कि तीनों के तीनों क्वेश्चन, 68वीं बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा, तीनों के तीनों स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और पीटी मेंस दोनों के लिए ये क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, हम आपको इसी तरीका के सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो कम समय में आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कोई कमी अगर रह जाती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको उस कमी को दूर करने का पूरा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक एक्सपीरियंस्ड ही स्टूडेंट होंगे। अगर देखते होंगे वीडियो तो ऐसा नहीं है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप भी होंगे। हम भी एक स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर हमारे साथ कर सकते हैं ताकि हम उसमें और इंप्रूवमेंट ला सके और उसमें मजबूती ला सके और उसमें तरीका को बदलाव कर सके ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके और हो सकता है तो हमसे जूनियर जो स्टूडेंट जो हमसे जुड़ते हैं उनके लिए भी बेहतर हो सके। इसके लिए आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम उससे लागू करने का पूरा कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सेट शुरू करने से पहले एक बात का हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमारी परिस्थितियां ही हमें मोटिवेट करती है। अगर हम खुद के परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो हमें और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। हमें हमारा मोटिवेशन हमारी परिस्थिति ही होती है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो 54 नंबर सेट का है उसकी ओर चलते हैं और आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुआ भारत के लिए स्वर्ण पदक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक सर्वप्रथम किसने जीता? मीराबाई चानू ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ये राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ, यह कैमा आयोजन था? ये भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यह 22वां आयोजन 2022 में हुआ। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे कहां हुआ, तो इसका आयोजन जो हुआ वो बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था, जो कि कहां पड़ता है? यूके में, यानी ब्रिटेन में पड़ता है। क्लियर? फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर रहा है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, वो पेरी रहा है और पेरी वहां का एक बहुरंगी बैल है। यह भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि इसका आदर्श वाक्य जो है वह क्या रहा है। तो आदर्श वाक्य जो इसका रहा है वह रहा है, सभी के लिए खेल, सभी के लिए खेल। बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे कि यह जो राष्ट्रमंडल खेल था, 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल था, उसमें कुल 4 खेल को नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स व्हील चेयर बास्केटबॉल, एक ही साथ याद रखेंगे, व्हील चेयर बास्केटबॉल। इसके अलावा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है, पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और महिला टी20 क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है, यानी 4 खेल, बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, पैरा टेबल टेनिस और टी20
महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, जो नवीनतम खेल के रूप में दर्जा दिया गया है। अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह जो था, तो उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन रहा था भारत की तरफ से? तो ध्यान देंगे उद्घाटन ध्वजवाहक कौन रहा था? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यही दोनों ध्वजवाहक भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह में। जबकि समापन समारोह की अगर यदि जो बात करेंगे ध्वजवाहक का, ये भी आप ध्यान रखिएगा, निकहत जरीन और अंचत शरथ कमल, निकहत जरीन प्लस अंचत शरथ कमल जो है वो समापन समारोह के ध्वजवाहक भारत के तरफ से रहे थे। पहला पदक, ये तो स्वर्ण पदक था, लेकिन अगर पहला पदक की आपको बात करेगा तो ध्यान रखिएगा संकेत सरगर जो है वो पहला पदक भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता, जो कि रजत पदक जीते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक पदक जो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से हुआ, वो भी ध्यान रखेंगे कि कुश्ती में कुल 12 पदक जीता गया भारत की तरफ से, सबसे ज्यादा पदक इसी खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पटना में स्थित राजभवन, जो कि राज्यपाल का निवास होता है, आवास होता है, उसे राजभवन कहा जाता है। मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें जो है वो किस शैली से प्रभावित है? ध्यान रखेंगे यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना जो किया गया था वो ध्यान रखेंगे तो 1912 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ था, और ध्यान देंगे यह बन के तैयार हुआ था 1917 ईस्वी में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके वास्तुकार के बारे में भी अगर यदि जो आपसे पूछ देता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, जोसेफ फेरिस मुनिंग्स, जोसेफ फेरिस मुनिंग्स जो थे वह इसके वास्तुकार थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना की अगर यदि जो आपसे बात पूछेगा तो यह 3 फरवरी 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और मुख्य सचिवालय भी इसी डेट में याद रखेंगे। और न्यायालय केवल हाईकोर्ट की अगर बात करेगा तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको देखने के लिए 9 फरवरी भी मिलेगा। तो आप जैसा ऑप्शन देखेंगे मारेंगे तो कहीं कहीं 9 फरवरी भी, और वैसे वास्तविक है 3 फरवरी 1916 ईस्वी को उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तीनों यूरोपीय पुनर्जागरण शैली के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अब ध्यान देंगे किस अर्थव्यवस्था में, कौन सा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें सरकार का और निजी व्यक्ति दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जबकि निजी क्षेत्र में केवल निजी लोग जो होते हैं, केवल पर्सनल, वैसे लोग जो अपना ही पूंजी केवल लगाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट को चलाते हैं, उसे निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी निजी व्यक्ति इसके मालिक होते हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे तो इसमें वर्गीकृत दोनों को करेंगे तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। अगर उद्यम का स्वामित्व यानी उद्यम का स्वामी अगर सरकार है और हम और आप है आम जनता है, तो उसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था। जबकि अगर उद्यम का स्वामी अगर यदि जो निजी व्यक्ति कोई है तो उसको कहेंगे निजी अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? तो ध्यान देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है एमएसपी। इसका पूरा रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान रखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका पूरा नाम होता है, और यह फसल की बुआई से पहले ही निश्चय कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब ध्यान देंगे यह किसके अधीन आता है? तो इसका घोषणा जो होता है वह कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा CACP के द्वारा किया जाता है। इसकी घोषणा किसके द्वारा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा इसकी स्थापना जो होती है CACP की, वह 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि
यह 1965 ईस्वी में एपीसी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे 1950 ईस्वी में सीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम कर दिया गया। और यह कुल 24 फसलों पर, कितने फसल पर, तो फसल 24 फसलों पर अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य सीएसीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार इसे 1960 ईस्वी के दशक में 1966 से लेकर 1967 ईस्वी में पहली घोषणा इसकी होती है, यानी पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 1966 से 67 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? तो यह फसल की बुआई से पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि किसानों को अगर मूल्य अधिक भी हो जाएगा या मूल्य कम भी हो जाएगा तो इसको बेअसर करने के लिए किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है फसल की बुआई से पहले। क्लियर? अब ध्यान देंगे, खरीद मूल्य की घोषणा भी की जाती है। एक खरीद मूल्य की घोषणा की जाती है जो फसल तैयार होने के बाद किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे खरीद मूल्य की घोषणा। खरीद मूल्य की घोषणा जो होती है वो भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जो कि फसल तैयार हो जाने के बाद तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की सर्वप्रथम शुरुआत जून 1995 ईस्वी को किया गया था। क्लियर? जिसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे यह किस लिए जारी किया गया था? तो बैंकिंग संबंधित ग्राहकों की शिकायत को सुनना और उसका समाधान करना यानी उसका निपटारा करना ही बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका 1995 ईस्वी में पहली बार तो लागू हुआ, लेकिन रिवाइज इसको किया गया 2000, इसका रिवाइज जो है वो किया गया 2002 में। लेकिन वर्तमान जो लोकपाल है, वर्तमान लोकपाल जो है उसकी स्थापना की अगर यदि जो बात करें किसके अनुसार चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2006 से वर्तमान लोकपाल योजना से चल रहा है बैंकिंग लोकपाल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगत सिंह बिहार आए थे। भगत सिंह बिहार 1925 ईस्वी में आए थे। इनका संबंध पंजाब राज्य से रहा था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक सम्मिलित परियोजना है जिसमें सबों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की एक बहुआकांक्षीय योजना है। तो ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार इसमें 60% और राज्य सरकार 40% का अनुदान करती है। अब ध्यान दीजिएगा इसी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही ये तो अन्य राज्य बाकी सभी राज्यों में, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की अगर यदि जो बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य के लिए यह जो आंकड़ा है, यह जो वित्तीय लेन देन है यह 90:10 के रूप में है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए केंद्र सरकार 90 का अनुपात और राज्य सरकार 10 अनुपात में वित्तीय लेन देन करता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। क्लियर? वित्तीय व्यवस्था जो होता है वो 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में करता है। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या होता है? सिक्किम होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये पूर्वोत्तर राज्य में गिने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अच्छा एक चीज और कि सर्व शिक्षा अभियान को लागू कब किया गया था ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2001 में इसे लागू किया गया था और इसका लोगो है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ध्यान देंगे एम राजशेखर जो है वो डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक है जो नवीनतम पुस्तक है। अब इसी में से क्वेश्चन आपका पूछेगा कि बिल गेट्स के द्वारा नवीनतम पुस्तक भी ध्यान रखेंगे तो हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिसास्टर, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिसास्टर
नवीनतम पुस्तक बिल गेट्स के हैं, जबकि शिव शंकर मेनन की अगर जो बात करेंगे तो नवीनतम पुस्तक में आता है इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स, इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स, क्लियर। जबकि जॉन ग्रीशम के द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो सूली वन मैन वन होप, वन मैन वन होप जो है वो जॉन ग्रीशम के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ध्यान देंगे भारत का स्थान 85वां स्थान पर रहा है, जबकि इसमें शीर्ष स्थान पर जो रहा है, शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो ध्यान देंगे तो शीर्ष स्थान पर इसमें रहा है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार देश की सूची में यह एक कुछ भी भ्रष्टाचारी यहां पे नहीं है, यानी शीर्ष स्थान पर इसे दर्शाया गया है। जबकि सबसे भ्रष्ट देश की इस आंकड़ा में सर्वाधिक भ्रष्ट देश अगर यदि जो चर्चा करेंगे, भ्रष्ट देश यानी अंतिम स्थान किसको दिया गया है, तो यह भी ध्यान रखेंगे सोमालिया को, सोमालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो 143 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, वो कहां से किया है ये भी ध्यान रखेंगे। तो फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, फ्लोरिडा से किया, फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से कौन सा फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे तीन चीज, फ्लोरिडा में यह किया गया, जबकि यह केप कैनेवरल में स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से इसका प्रक्षेपण किया गया, जो फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 143 जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है वो किस रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया, स्पेस फोर्स स्टेशन से किया गया, और फ्लोरिडा में स्थित है जो केप कैनेवरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ध्यान रखेंगे फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो एफ बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर, यानी कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यहां फ्रीक्वेंसी है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो प्रति इकाई कंपन की दर, प्रति इकाई कंपन की दर को ही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/T। अब एफ हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो प्रति इकाई कंपन की दर, तो कंपन कितना है 20 दिया हुआ है, दर कितना है टाइम 2.5 दिया हुआ है, यहां से ये हटेगा तो यहां बटेगा, 25 200 यानी 5, और आवृत्ति को हर्ट्ज के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर बनता है 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में स्थित गृद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? बड़ा अच्छा सवाल है। फाहियान जो है वो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत प्रवास पर रहा था, यह चीन से आया था, और यह किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय कहेंगे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आता है, 399 ईस्वी में आता है, और 414 ईस्वी तक 15 वर्षों तक यह भारत प्रवास पर रहता है, जिसमें बौद्ध सामग्रियां को यह इकट्ठा करता है।
और यही यात्री था जो गृद्धकूट पर्वत पर राजगीर गया था भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए और भावुक होकर रो पड़ा था। इसकी चर्चा इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है जो फो वो की के नाम से जाना जाता है। यात्रा वृत्तांत जो है वो फो बो, ध्यान रखिएगा, फो बो की इसकी यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण होना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम, जिसे एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिया गया था, जो किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में जो 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने इस पुस्तक में गति के नियम का प्रतिपादन किया था। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। गति के द्वितीय नियम में जो है वो संवेग के बारे में बताया गया है, यानी कहेंगे कि बल के परिमाण की चर्चा जो किया गया है वो द्वितीय गति नियम में किया गया, और तृतीय गति नियम में एक्शन रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की भी चर्चा किया गया है। तो तृतीय गति नियम में रॉकेट का प्रक्षेपण होना या रॉकेट का उड़ान भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहां है? तो ध्यान दीजिएगा, उपग्रह लॉन्च केंद्र जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहां है? तो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्लियर? श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसरो इसका स्मॉल इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना की अगर यदि जो हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय की अगर यदि जो बात करेंगे तो बेंगलुरु जो है इसका मुख्यालय रहा है, बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय। इसरो का उपग्रह लॉन्च केंद्र जो है वो सतीश धवन, एक्चुअली में श्रीहरिकोटा में जो स्थित है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो इसका प्रक्षेपण लॉन्च केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भी ध्यान रखेंगे कि यह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा पड़ता है, जहां से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, वहीं पर। क्लियर? और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होती है, मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के राजनीति संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित करते हैं जिसमें से आता है कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल जो शुरू होता है वो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में परिवार जो होता था वो सबसे छोटी इकाई होता था, जिसे कुल कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करता था। इसको परिवार का सदस्य मानेंगे, यानी परिवार को कुल कहा जाता था। और कई परिवार मिलकर ग्राम बनते थे, जिसके मुखिया को ग्रामीक कहा जाता था। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि कुल का जो प्रधान होता था उसे कुलप कहा जाता था। यहीं पर लिखते चलेंगे, इसे कुलप कहा जाता था। प्रधान को, कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। और कुल जब मिलता था तो ग्राम का निर्माण होता था, और ग्राम के प्रधान को ग्रामीक कहा जाता था, ग्रामीक कहा जाता था। जबकि विष, जो कई ग्राम मिल जाते थे तो विष कहलाते थे, और इसके प्रधान को विषपति कहा जाता था, विषपति कहा जाता था। और कई विष जब मिलते थे तो यह जन कहलाता था, जिसके प्रधान को राजन कहा जाता था। जबकि कई राजा जब मिलते थे तो यही राष्ट्र का निर्माण करते थे, इसे ही राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? राजन जो होते थे उसी को, प्रदेश जब बड़ा बनता था तो उसी को कहा जाता था राष्ट्र। क्लियर? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने पीन विभागों में बटा हुआ है? भारत जो है वो कितने पीन विभागों में बटा हुआ है?
तो 9 पिन विभागों में बटा हुआ है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को संक्षिप्त में ही पिन कहा जाता है। पिन लिखते हैं ना, PIN। तो पोस्टल ध्यान रखिएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है इसे ही शॉर्ट रूप से पिन कहा जाता है। पिन कोड का 6 अंक जो शुरू का होता है वह एक संख्या होता है, 6 अंकों की एक संख्या होता है। या पिन जो होता है 6 अंकों का होता है, 6 अंकों की संख्या होता है पिन। पिन कोड का पहला अंक जो होता है वो भारत के क्षेत्र का सूचक कहलाता है। फर्स्ट अंक जो होता है भारत क्षेत्र का सूचक होता है पहला अंक। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, पिन कोड का प्रयोग डाक विभाग के द्वारा किया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। पिन कोड की शुरुआत की अगर यदि जो बात किया जाए तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। पिन कोड की शुरुआत अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। विश्व में सर्वाधिक डाकघर अगर यदि जो पूछा जाए आपको, सर्वाधिक डाकघर विश्व में कहां है, तो ध्यान रखिएगा भारत में ही विश्व का सर्वाधिक डाकघर है। डाक तार जो बना था वो डाक तार विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। विभाग अगर यदि जो पूछेगा तो 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। सॉरी 1854, 1900 नहीं, 1854 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों है यह ध्यान दीजिएगा, यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है वो एक रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी कि यह जो है वो डेल्टा न बना के एस्च्यूरी बनाती है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी होती है, जिसके कारण से यह जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है, यह बिंद एवं सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है, यह आपका गलत हो जाएगा। बिंद और सतपुड़ा के बीच ताप्ती नदी का प्रवाहन होता है। तीसरा है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बनता है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकरण होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लवणीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है? यह मृदाओं को अपारगम्य बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सैटेनिक वर्सेस के लेखक जो है वो सलमान रश्दी के द्वारा लिखित एक प्रकार का उपन्यास है, एक प्रकार का पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर देता है? जो ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने वाला चैनल होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, 9 डिग्री चैनल भी है जो लक्षद्वीप और मिनीकॉय को अलग कर देता है। लक्षद्वीप और मिनीकॉय को अलग कर देता है, वो होता है 9 डिग्री चैनल। यहीं पर लिखेंगे 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनीकॉय को अलग करने वाला जो होता है वो होता है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मालदीव और मिनीकॉय को अलग कर देता है। 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय और
मालद्वीप को अलग कर देता है, मालद्वीप को अलग कर देता है। इसको ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल तो आपका 10 डिग्री अक्षांश पर ही अवस्थित होगा, जाहिर सी बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति जो है वह किसके लिए? तो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति का निर्धारण किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह की है। अब ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो शेरपा तेनसिंग भारत के, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। तो फर्स्ट व्यक्ति अगर यदि जो बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, तो शेरपा तेनजिंग और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के, ये भारत के और ये न्यूजीलैंड। पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला की अगर बात किया जाए, फर्स्ट महिला जो है उसकी बात किया जाए, तो पहली महिला जुंको तेवई, पहली महिला जो कहा की? जापान की पहली महिला जुंको तेवई के द्वारा एवरेस्ट फतह किया गया था। भारत की पहली महिला की अगर यदि जो बात किया जाए, भारतीय पहली महिला की अगर यदि जो बात किया जाए, तो वो रही थी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला रही थी जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो अंशु जमसेंपा के द्वारा चढ़ा गया था। क्लियर। अब इसका रिकॉर्ड भी पूछ देता है कभी कभी, सबसे ज्यादा बार 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो 25 बार रीता शेरपा, जो कि 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड इसके नाम है। 25 बार रिकॉर्ड जो है रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा, यहां पे लिखा हुआ है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। क्लियर। भारत को उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के रूप में विंध्याचल पर्वत जो है, या विंध्य पर्वत जिसे है, वह बांट देता है। विंध्य पर्वत भारत को उत्तर भारत में और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के रूप में बांट देने का काम करता है। क्लियर। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच पर स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी भारत की और ताप्ती नदी भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बना के एस्च्यूरी का निर्माण करती है, यानी पूरी तरीका से भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर बहने वाली नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा इसमें से नहीं है? तो हिमाचल पर्वत श्रेणियां उत्तराखंड का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का और सिक्किम का, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कन्हेरी में शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन दिया गया है। महाराष्ट्र में स्थित भी जो है कन्हेरी स्थान पर 109 गुफाएं मिली है। क्लियर। आपका आंसर जो है वो उपर्युक्त में से इसमें से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि कन्हेरी में है। क्या है? बोधिसत्व का अंकन जो मिला है वो कन्हेरी की गुफाओं में मिला है, जो कि 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन दिया गया है। क्लियर। तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें भी संख्या 41 में 11 सिरों और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन अगर यदि देखा जाए तो अवलोकितेश्वर के रूप में किया गया है। अब इसी में अविलोकितेश्वर के रूप में इसका अंकन मिलता है कन्हेरी की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसे ही मृदा संरक्षण के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक हरे पत्ते यानी पर्ण प्राथमिक कार्य नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कार्य इसमें से नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य जो होता है वो प्रदूषण का वितरण, खाद्य एवं जल का चालन नहीं है। तो इसमें से बनेगा आंसर प्रदूषण का वितरण और खाद्य और जल का चालन, ये दोनों नहीं है। तो आपका आंसर इसमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, इसमें थोड़ा सा मिलान कर देते हैं, ये दोनों ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अनुमानित दूरी क्या है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अनुमानित दूरी जो है वो 3,56,400 किलोमीटर से लेकर 4,06,700 किलोमीटर के बीच चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाया जाता है। क्लियर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर यदि जो कहा जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर यदि जो कहा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। लेकिन यह दूरी बढ़ता भी है और यह दूरी घटता है। ठीक उसी तरीका से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी बढ़ता भी है और घटता भी है। क्लियर। जिसे एपोजी और पेरीही के नाम से जाना जाता है। पेरीही जो होता है जब दूरी घट जाता है तो इसे पेरीही कहा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब दूरी घटता है, दूरी घटना जो होता है वह कहलाता है पेरीही, पेरीही कहलाता है। लेकिन एपोजी जो होता है वो दूरी बढ़ने पर एपोजी कहलाता है, सॉरी एपोजी कहलाता है। एपोजी कहलाता है, घटने पर पेरीही और बढ़ने पर एपोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है। ध्यान दीजिएगा 12वीं कंपनी जो बन गई है वो रेक लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है बांध और सूची 2 में दिया हुआ है संबंधित उससे राज्य। तो चेरुथोनी बांध जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 से यह मैच होगा। दूसरा इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में, ये पहला से ऑप्शन मिलेगा। कृष्णा राज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में स्थित है। 3 का 3 से ही मिलान। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु पर, इसका मिलान करेंगे। क्लियर। तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है 4-1-3-2, 4-1-3-2। थोड़ा सा ध्यान देंगे चेरुथोनी बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। चेरुथोनी बांध केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक बांध है जो चेरुथोनी नदी पर ही निर्मित किया गया है। यह इडुक्की रिजर्वायर का हिस्सा के रूप में जाना जाता है। इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर नर्मदा, खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर या नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध परियोजना जो है कर्नाटक के मांड्या में है। कर्नाटक नहीं लिखते हो तो ऑप्शन में है मांड्या में स्थित है। और इसका ध्यान देंगे यह किस नदी पर स्थित है यह भी आप ध्यान देंगे तो यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान देंगे। और मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। और यह भी ध्यान देंगे यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध के रूप में यह जाना जाता है और यह भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो तेभागा किसान आंदोलन जो हुआ था बंगाल में वो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यही इसका मुख्य मांग रहा था। इस चीज का ध्यान देंगे। यह आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी में चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 से 47 ईस्वी में यह आंदोलन को चलाया गया था। और ध्यान देंगे तेभागा आंदोलन ब्रिटिश भारत में किसानों का अंतिम आंदोलन था। यह भी ध्यान देंगे ब्रिटिश भारत का अंतिम
किसान आंदोलन, अंतिम किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन अरस्तु का दिया हुआ है। अपने गुरु अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के विपरीत अरस्तु निजी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे। अरस्तु जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे, इस चीज का भी ध्यान देंगे। अरस्तु महान योद्धा सिकंदर के गुरु थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां स्थित है? रामपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रामपुर कहां स्थित है? यूपी में, यूपी में स्थित है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ देता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च 2019 के अनुसार अगर यदि जो चर्चा किया जाए तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश, उसी में अगर दिया हुआ होगा तो नहीं है। सेकेंड स्थान पर अगर यदि जो देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर, और जबकि थर्ड स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। थर्ड स्थान पर छत्तीसगढ़ है और फोर्थ स्थान पर ओडिशा है और फिफ्थ स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है आपको। एक अभावजन्य रोग है, अभावजन्य रोग यानी किसी के अभाव में यह रोग हो जाता है, तो अभावजन्य रोग। और दूसरी तरफ किसके अभाव में हो जाता है? उस विटामिन का आपको नाम दिया हुआ है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है। तो ये तो मिलान आपका बेरी विटामिन A के साथ मिलान किया हुआ है, ये तो मैच आपका गलत हो जाएगा। अगर इसके साथ मैच रहता तो बिल्कुल सही होता। स्कर्वी रोग विटामिन D के कमी से होता है, इस चीज का ध्यान देंगे। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन C के कमी से होने वाला रोग होता है, तो अगर C के साथ मिलान रहता तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रिकेटस विटामिन D के कमी से होने वाला रोग होता है, तो ये भी आपका गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो एक्रोमिगली नामक विकार जो उत्पन्न होता है वो सोमैटोट्रोपिक नामक हार्मोन होता है, जिसके कारण से एक्रोमिगली नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। वृद्धि हार्मोन या इसे को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि जो होता है, विशेषकर हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला होता है। अब ध्यान देंगे, इसमें भीम कायत्व शरीर हो जाता है। एक्रोमिगली रोग जो होता है उसमें से भीम कायत्व शरीर हो जाता है, बड़ा विशाल शरीर हो जाता है, इसी को एक्रोमिगली विकार के नाम से भी जाना जाता है। और यह पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो रोग होता है, स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, उसी के कमी के कारण यह एक्रोमिगली नामक रोग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इसमें दिया हुआ लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार से? तो ध्यान देंगे, बिहार से लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। क्लियर? जबकि राज्यसभा सीटों की अगर यदि जो चर्चा करेगा, राज्यसभा सीट की अगर बिहार में अगर यदि जो चर्चा करेगा तो ध्यान रखिएगा 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, विधान परिषद की अगर बिहार विधान परिषद की बात करेगा, विधान परिषद की अगर यदि जो बात करेगा तो 75 है विधान परिषद के सदस्य की संख्या, जबकि विधानसभा की अगर यदि बात 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पटसन का उत्पादन जो होता है भारत में, उसकी ओर अगर ध्यान देते हैं तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में पटसन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जो कि कुल उत्पादन का, पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन का 75% लगभग, एक्यूरेट कहेंगे तो 75.6% जो है वो पटसन का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का, जहां पर 11.9% पटसन का उत्पादन, पूरे पटसन का उत्पादन का होता है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। थर्ड स्थान पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र
का स्थान आता है और यहाँ पटसन का उत्पादन जो होता है 6.1% का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा होता है? तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय समूह होता है, जो आर्य के नाम से जाना जाता है। इसे ही आर्य के नाम से जाना जाता है और यह 73% भाषा जो है वह बोला जाता है। दूसरा स्थान जो आता है वह द्रविड़ियन का है, ध्यान रखेंगे। द्रविड़ियन भाषा 20% लोगों के द्वारा भारत में बोली जाती है, जबकि तीसरी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक निषाद भाषा है तथा चीनी तिब्बती विराट भाषा जो है वह बाद में आता है। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रिक तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिक भाषा है जो 1.38% लोगों के द्वारा, और चीनी तिब्बती भाषा जो है वो फोर्थ स्थान पर आता है और 0.85% लोगों के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी इसमें से कौन थी? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, वह पहली लौह उद्योग कंपनी थी जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। साथ ही दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दे दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वप्न वासव दत्ता के लेखक जो है वो भास है। भास की यह प्रमुख रचना में से शामिल होता है। यह रचना राजा उदयन और वास दत्ता की कथा पर आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ध्यान देंगे, कुली कुतुब शाह के द्वारा। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था और उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान जो थे वो कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यह कुली कुतुब शाह के द्वारा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के द्वारा लड़ा गया था गोलकुंडा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 22वां अधिवेशन कलकत्ता का था, ये भी ध्यान रखेंगे। कलकत्ता का 22वां अधिवेशन था, 1906 ईस्वी का समय था जिस समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। बेलेजली जो है वो शिशु हत्या पर रोक लगाया था। बेलेजली जो है वो शिशु हत्या पर रोक लगाया था। दूसरा में है लॉर्ड कैनिंग, यह विवाह की अनुमति प्रदान की थी 1856 ईस्वी में। नॉर्थ ब्रुक जो था यह अंतरजातीय विवाह को दर्जा दिया था। और लैंसडाउन जो था वो लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की थी। तो आंसर मिलता है RSPQ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुलाम अहमद जो थे वो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन 1899 से लेकर 1889 से 1890 ईस्वी के बीच अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ था। कहां? फरीदकोट में। यह भी ध्यान रखेंगे, फरीदकोट में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो हुआ था वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक जो है वो सेंट साइमन को माना जाता है, ये ध्यान देंगे। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है वो सेंट साइमन को माना जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय जो है इसे जार मुक्तिदाता के नाम से, जार मुक्तिदाता, इतिहास में इसे जार मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और जार निकोलस द्वितीय को रूस का अंतिम जार शासक था।
रूस का अंतिम जार शासक जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। जो फ्रेंड्स ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज रहा, कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास यूट्यूब चैनल आपको एक बेस्ट नॉलेज देती है, अगर एक बेस्ट तरीका सिखा रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।